हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉट टॉपिक पर, जो कि आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। यानी गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईरान का और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ने वाला है। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाई नहीं है, तो मैंने इस पूरे वीडियो में आपको हिस्ट्री समझाई है कि इजराइल ईरान में जो टेंशन आज है वो क्यों पनपी है। यानी गाइस, बैक टू बैक हम सारी बात करेंगे। हम बात करेंगे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की, ये कहां से शुरू हुआ, हमास ने क्या किया, हिजबुल्लाह ने क्या किया, बदले में ईरान ने क्या रेटिफिकेशन किया, हम सारी बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हम आपको यहाँ समझाएंगे जियोपॉलिटिक्स, और लास्ट में गाइस आपको हम समझाएंगे कि इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बाद में हमें कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आज के टाइम पर आप जहां देखो बस एक बात हो रही है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की, न्यूक्लियर पावर की दोस्तों, न्यूक्लियर बम यूज करने की और वर्ल्ड वॉर 3 की ये बात हो रही है ना गाइस। तो ये शुरू कहां से हुआ, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कहां से शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या थी। दोस्तों, इसके इतिहास की शुरुआत होती है जब इजराइल बना 1948 में दोस्तों। क्योंकि बेटा इजराइल वहां बना जहां पहले पैलेस्टीनी लोग रहते थे। यहूदी का बेटा मानना यह था ये हमारा प्रॉमिस लैंड है। तो बेटा 1948 से पहले जो ज्यूइश थे, मतलब यहूदी जो थे, ये पूरे दुनिया के अलग पार्ट पे माइग्रेट थे। कोई यूएस में था, कोई यूके में, कोई जर्मनी में, कोई इटली में, कोई यूरोप में, कहीं पर, कोई भारत में दोस्तों। तो बेटा यहूदियों ने एक बात तय कर लिया था कि हमें अपने प्रॉमिस लैंड में जाना है, अपना देश चाहिए। इसकी दोस्तों ये रंग कहां पर आया, मतलब जो ये यहूदियों की मेहनत थी वो कहां बेटा परवान चढ़ी। ये दोस्तों बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंग्लैंड में जो यहूदी थे और यूएस में, तो इंग्लैंड को फंड चाहिए था और दैट टाइम यहूदी काफी रिच थे। तो इंग्लैंड ने मतलब बकायदे एक एग्रीमेंट साइन किया विद द यहूदीज कि अगर आप फंडिंग करते हैं वॉर में तो हम आपको आपका देश दिलाएंगे। ऐसा ये दोस्तों एक थ्योरी है। तो गाइस क्या हुआ कि मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था बेटा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि ब्रिटेन ने इस एरिया को जीत लिया। यहाँ बेटा जीत हासिल की, और ये जो एरिया था ये पूरा ब्रिटेन के अंडर में था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने अपना वादा निभाया दोस्तों, और ब्रिटेन ने गाइस फिलिस्तीन लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट दोस्तों जो यहूदी, आप ये वाइट और यहूदी, ये बेटा यहूदी का पार्ट है, और एक पार्ट दोस्तों गाजा और वेस्ट बैंक, जहां पे फिलिस्तीनी लोग को रखा गया। यानी कि इस कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आज का इजराइल है वो पहले फिलिस्तीन था पूरा। तो बेटा फिलिस्तीन को आप देखो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। दो पार्ट का मतलब गाजा और जो आपका वेस्ट बैंक है, ये मिला फिलिस्तीनियों को, और जो ये व्हाइट एरिया है ये मिला यहूदियों को दोस्तों। हालांकि इसमें बहुत सारे और भी थ्योरी हैं दोस्तों, किस तरह से मतलब इसराइल ने अपना एरिया और बढ़ाया, कैसे वॉर हुए, बहुत सारी बातें इसमें, बट उतना डीप में हम नहीं जा रहे हैं। तो आज के टाइम पे दोस्तों ये है आपकी ज्योग्राफी, ठीक, जहां पे दोस्तों गाजा और वेस्ट बैंक आपके सामने है। अब जो ये वेस्ट बैंक है तो इसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट यहां तक पहुंचा है, कैसे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सो गाइस यहां से शुरुआत हुई, लेकिन क्या इजराइल के बनते ही क्या ईरान जो है वो इजराइल के अगेंस्ट में था? नहीं दोस्तों। अगर आप 1948 की बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद की बात करेंगे, तो बेटा आज का जो ईरान आप देखते हो और उस टाइम का ईरान, इसमें काफी डिफरेंस था। क्योंकि दोस्तों उस समय जो ईरान के शाह थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था मोहम्मद रेजा पहलवी। तो गाइस ये जो थे ना, ये थोड़े इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न कंट्री से। इनकी पूरी लाइफ स्टाइल जो थी दोस्तों, ये वेस्टर्न कंट्री से प्रेरित थी। आप इनके कपड़े देखो ना, तो बेटा इनके जो कपड़े हैं वो मॉडर्न आपको दिखाई पड़ रहे। तो ये मॉडर्न सोच के व्यक्ति थे। और दोस्तों उस समय ईरान जो है ये वेस्टर्न कंट्री कल्चर फॉलो करता था। तो गाइस जब इजराइल बना तो इजराइल और ईरान के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था। इवन दोस्तों अगर हम बात करें तो इजराइल और ईरान के बीच में प्रॉपर दोस्तों क्या थी, प्रॉपर इंगेजमेंट था प्रॉपर। मतलब गाइस यहाँ पे डिप्लोमेटिक टाइज भी थी। मतलब इसका मतलब ये दोस्तों, दोनों कंट्री आपस में बातचीत करती थी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग थी, इवन दोस्तों डिफेंस डील भी साथ में होती थी। आज आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो गाइस हालांकि ईरान ने कभी इजराइल को मतलब एक मान्यता नहीं दी है, ईरान ने कभी भी इजराइल को देश नहीं माना है। बट दोस्तों स्टार्टिंग की बात हम करें तो इनके बीच में अच्छे टाइज थे, अच्छे टाइज थे दोस्तों। इजराइल देश क्या था, तो बेटा इजराइल जो था वो ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता था, गैस। और फिर बेटा इजराइल ईरान की बात करें तो बेटा ईरान ने काफी दिन तक
इजराइल से गोले बारूद खरीदे हैं। तो इनके बीच में टाइज थे, हालांकि वो अनऑफिशियल थे बट थे, कोई डिस्प्यूट नहीं था। कहानी गड़बड़ कहां से हुई दोस्तों? कहानी बेटा गड़बड़ हुई 1979, जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ दोस्तों। यानी कि इस ईरान की जनता ने बेटा शाह जी की जो गद्दी थी उसे उखाड़ फेंकी, और बेटा ईरान को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। ईरान क्या बन गया? इस्लामिक रिपब्लिक देश बन गया। और दोस्तों नेता कौन बने बेटा? नेता बने ये जो आज भी सुप्रीम कमांडर दोस्तों हैं। इनका नाम क्या है दोस्तों? आप सब लोग इनका नाम जानते हैं। इनका नाम बेटा क्या है? तो इनका नाम है अयतुल्लाह खोमेनी, जो बेटा आज भी क्या है? सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। तो इनके पावर में आते ही दोस्तों जो ईरान की अपनी सोच थी, जो ईरान की अपनी डेमोग्राफी थी, वो दोस्तों हो गई पूरी इस्लामिक। और इनका मानना भी ये था कि जो इजराइल है एरिया, ये इनका होली लैंड है, मतलब मुस्लिम्स का। और जो वहां फिलिस्तीनी हैं, इनके राइट को अनदेखा किया जा रहा है, इन पर जुल्म हो रहा है। तो जो इजराइल आज के टाइम पर है, ये होना नहीं चाहिए यहां पर। तो बेटा इनका मानना यह था कि एक अमेरिका और एक इजराइल, ये दोनों शैतान है। जी हाँ, इन्होंने बोला, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये शैतान है, इन्हें एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो बेटा शुरू से ही जो है खुमैनी जो है, तो गाइस इनका जो स्टैंड था वो इजराइल और अमेरिका के अगेंस्ट में था। ठीक है, देखो अब गाइस ये कैसे शुरुआत हुई, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो इनके बेटा पावर में आते ही क्या हुआ? इनके बेटा पावर में आते ही मतलब इजराइल के जो रिलेशन थे वो जो ईरान के रिलेशन थे ईरान से, वो खत्म हो गए दोस्तों। और ईरान जो है वो इजराइल का कट्टर दुश्मन बन गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। अब दोस्तों क्या हुआ, ईरान ने गाइस इजराइल को क्या बोला? एलिजिटिमेट ज्वाइनिस्ट रेजिम। इसका बेटा मतलब क्या होता है? इसका बेटा मतलब होता है यहूदीकरण। मतलब दोस्तों की मतलब जो यहूदी हैं, इन्होंने जानबूझकर जो मुस्लिम्स हैं उनका देश छीना है, और जो पैलेस्टीनियन हैं इन पर दुर्व्यवहार कह सकते हैं आप हिंदी में, या फॉर एग्जांपल गाइस इलीगल तरीके से मतलब ये हमला करते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं मुस्लिमों को, ये कहना इनका दोस्तों है। तो इनका बेटा जो ये इन्होंने बोला था ना, काफी उस समय 1979 की बात है, ये काफी चर्चा में था। क्योंकि जब आप किसी देश के लीडर बनते हैं तो आपको अपनी लैंग्वेज में संयम रखना पड़ता है। इन्होंने बेटा बताया कि व्हाट इज जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म बेटा मतलब क्या है? ये इजराइल की नेशनल आइडियोलॉजी है, यानी यहूदीकरण करना, मुस्लिम को भगाना, और वो एरिया जो मुस्लिम का प्रॉमिस लैंड है उस पर कब्जा करना। ये इनके विचार थे दोस्तों, ये विचार इनके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला था, जब ये पावर में आए तो इन्होंने अमेरिका को बेटा क्या बोला? इन्होंने यूएस को बोला ग्रेट शैतान दोस्तों। तो बेटा इन्होंने यूएस क्या बोला? ग्रेट शैतान। और जो आपका इजराइल है उसे लिटिल शैतान। तो ग्रेट शैतान, लिटिल शैतान, इस तरह की मतलब लैंग्वेज आप यूज करेंगे तो सामने वाला भी सुन के उसे बुरा लगेगा। तो ये इनकी आइडियोलॉजी गाइस 1979 में ही थी। तो जरा सोचिए भाई, उस समय की आइडियोलॉजी और आज का टाइम, ये धीरे धीरे नफरत बढ़ती चली गई दोस्तों। तो बेटा ईरान ने कैसे प्रॉक्सी वॉर किया? देखो दोस्तों, ईरान ने जब देखा कई सारे मुस्लिम कंट्री जब एक साथ इजराइल पे हमला भी किया दोस्तों, तो बेटा इजराइल ने 6 दिन में वॉर खत्म कर दिया। यानी ईरान को पता था कि इजराइल के साथ हम सीधे टक्कर नहीं ले सकते हैं। तो बेटा ईरान ने अपना कुछ डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश किया, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन। दोस्तों फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी क्षमताओं का यूज मत कीजिए। यानी अगर आपको पावरफुल बनना है, आप अपने देश में रहिए। जिस देश को आप परेशान करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट में कई सारे डिफेंस फोर्सेस खड़ी कर दीजिए। आप उन्हें फंडिंग दीजिए, आप उन्हें वेपन दीजिए, आप मत लड़िए सीधे। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन। और बेटा ये डॉक्ट्रिन जो है ये अडॉप्ट किया ईरान ने दोस्तों। तो बेटा ईरान ने क्या किया? ईरान का मानना यह था कि इजराइल को प्रॉपर स्टैब्लिश नहीं होने देना है, तो इजराइल पर हम अटैक करेंगे थ्रू मिलिटेंट ग्रुप। तो गाइस क्या बना? हमास बना। कहां पर? फिलिस्तीन में। लेबनान में क्या बना? हिजबुल्लाह बना। और यमन में क्या बना? हूती बने। तो हूती रिबल्स इन यमन, हिजबुल्लाह इन लेबनान, और हमास इन फिलिस्तीन। दोस्तों ये ग्रुप जब बन गए तो ईरान ने इनको फंडिंग किया, इनको ट्रेनिंग दी, और इनको अपने वेपन दिए, ताकि ये इजराइल पे हमला करते रहें, ताकि इजराइल कभी स्टैब्लिश हो ही ना पाए। भाई जब एक देश मतलब एक देश जो है, ये जब बेटा प्रॉपर हमले झेलेगा नहीं तो ये कुछ काम कर पाएगा। जैसे हमारा इंडिया है दोस्तों, आज अगर पाकिस्तान से हमारी टेंशन ना होती तो जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं डिफेंस पर, वो हमारे देश के विकास में और खर्च हो सकता है। बट इंडियन गवर्नमेंट को न चाहते हुए भी अपनी डिफेंस एबिलिटीज को बढ़ाना पड़ता है। वैसे ना गाइस,
तो बेटा ईरान ने क्या सोचा कि इजराइल को इसमें फंसाए रखेंगे और इस पर भरपूर मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, अभी तक की बात है तो ईरान इसमें सफल भी रहा। ईरान ने हमास, हिजबुल्ला और हुती के थ्रू इजराइल को बड़ा परेशान किया दोस्तों। ठीक है, तो ये देख लो। हाँ, इसके अलावा दोस्तों अब आप बोलेंगे सर अगर ईरान परेशान कर रहा था तो ईरान डॉक्ट्रिन में था नहीं, तो इजराइल ने क्या डॉक्ट्रिन अपनाया? तो बेटा इजराइल ने डॉक्ट्रिन जो अपनाया उसे बिगिन बोलते हैं, BEGIN, बिगिन। इसका बेटा मतलब क्या होता है? इजराइल का मानना यह है दोस्तों, देखो हम तो क्या है, न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, लेकिन हमारे आसपास ऐसे देश जिनके हम रडार में आते हैं, तो उन देश में हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन स्टैब्लिश होने नहीं देंगे, हम होने देंगे ही नहीं दोस्तों। तो बेटा जो बिगिन डॉक्ट्रिन है ये इजराइल को पावर देता है कि इजराइल किसी भी देश में जाकर अगर इजराइल को मालूम चलता है कि वो देश अगेंस्ट द इजराइल न्यूक्लियर बम बना रहा है, तो बेटा वो सारी जो फैसिलिटीज हैं उसे निस्तानाबूद कर देना, खत्म कर देना। और इजराइल ने ऐसा किया भी है पास्ट में दोस्तों। इजराइल ने गाइस इराक पे हमला किया, इजराइल ने ईरान पे हमला किया। ईरान दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर ऐसे हमला नहीं किया दोस्तों। ईरान का जो अपना एटॉमिक जो इनका प्रोग्राम था, इसके साइंटिस्ट धीरे धीरे गायब होने लगे, धीरे धीरे गायब होने लगे दोस्तों। और मतलब ईरान ये बोलता है कि मोसाद और CIA जो इनके बेटा अपने ग्रुप हैं, इन्होंने कई बार ईरान पे हमला किया है और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको मारा है। तो गाइस ईरान ने इस तरह से प्रॉक्सी वार का जवाब दिया और इजराइल का मानना यह है अगर ईरान में एटॉमिक पावर आया तो उसका मतलब इजराइल का खात्मा, क्योंकि ईरान जरूर ये काम करेगा, वो ये जो बम्स हैं ये अगेंस्ट द इजराइल यूज करेगा। तो बेटा इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाए। ये दोस्तों डिस्प्यूट का बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब गाइस मामला कहां से आगे बढ़ा। तो ये जो प्रॉक्सी वार वो चल रहे थे, बट दोस्तों पिछले साल की बात है, 7 अक्टूबर दोस्तों। तो बेटा 7 अक्टूबर को दोस्तों क्या हुआ, हमास ने वेस्ट बैंक से एक बड़ा हमला किया इजराइल के ऊपर दोस्तों। और बेटा इजराइल के करीब 1200 नागरिक मारे गए दोस्तों। दो लिखा यहां 1200 बेटा मारे गए, जिसमें 300 सोल्जर्स थे। अब इसके जवाब में दोस्तों क्या हुआ कि इजराइल ने भी क्या किया, रिटेलिएशन किया। और बेटा कहा यह जा रहा कि अब तक इजराइल के वार से जो ये आपका वेस्ट बैंक है 41,000 लोग दोस्तों मारे गए। किसके? ये पैलेस्टीनियन है, हमास के लोग हैं या जो वहां पे रहते हैं। अब दोस्तों मैं इस वीडियो में ये नहीं बोल रहा हूं किसने सही किया किसने गलत किया, ये बस मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। तो पहला हमला हमास ने किया था इजराइल के ऊपर और बदले में दोस्तों इजराइल ने कार्रवाई की और आज तक कार्रवाई चल रही है दोस्तों वेस्ट बैंक में। मतलब लोग कहते हैं कि मतलब इजराइल ने हमास ही खाली कर दिया, इतना हमला किया है, मतलब जो बिल्डिंग्स थी पूरा मैदान बन गया है। समझ रहे हैं? तो ये तो पॉइंट है। तो शुरुआत कहां से हुई डिस्प्यूट की, बड़ी शुरुआत तो जब हमास ने हमला किया दोस्तों। अब गाइस हमास ने हमला किया, अब हिजबुल्लाह के जो लोग थे लेबनान में उन्हें क्या पड़ी पता नहीं, उन्होंने हमला किया दोस्तों। तो हमास हमला इधर से कर रहा है, लेबनान ऊपर से कर रहा है दोस्तों। और अगर सी की बेटा बात करें, समुद्र की बेटा बात करें, तो यमन के हुती रिबल्स, तो ये बेटा इजराइल के शिप को हमला कर रहे थे। और कोई भी शिप दोस्तों किसी और कंट्री की जो इजराइल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जा रही थी उस पर भी हमला कर रहे थे। यानी हुती रिबल्स जो थे इनका मानना यह था कि हम इजराइल की इकोनॉमी इस तरह से मतलब तबाह कर देंगे। यानी ऊपर से लड़ रहे हैं हमारे लोग जो हिजबुल्लाह के लोग हैं, हमास लोग हैं, और नीचे मत समुद्र से हम इजराइल की इकोनॉमी को तबाह कर देंगे। ये इनका प्लान था दोस्तों। अब बेटा प्लान था तो क्या है, देखो तो ये प्लान गाइस इजराइल समझ गया कि भाई इसके पीछे कौन है। देखो हम हिजबुल्लाह को मार देंगे, हाँ हम हमास को मार देंगे, हम हुती को मार देंगे, बट मेन जड़ कौन है, ईरान दोस्तों। तो बेटा हुआ क्या, इजराइल ने स्ट्राइक किया ईरान के कॉन्सुलेट पर जो कि सीरिया कैपिटल डेमेस्कस में था दोस्तों। तो बेटा इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया कहां पर, सीरिया की कैपिटल डेमेस्कस में, जहां पर दोस्तों ईरान का कॉन्सुलेट था। अब बेटा ये हमला दमिश्क में हुआ, बट ईरान ने क्या माना, ये हमला हमारे ऊपर हुआ। क्यों दोस्तों, देखो क्योंकि बेटा क्या हुआ, जिस समय स्ट्राइक हुआ तो बेटा उस समय कॉन्सुलेट में जो ईरान है, तो बेटा क्या बोल रहा है, देखो इसमें 2 जनरल थे इसके और 5 अदर ऑफिशियल्स थे। इसका बेटा मतलब ईरान के 7 जो आर्मी सोल्जर से इनकी मौत हुई, जिसमें 2 रैंक था जनरल का, मतलब बड़ी बात हो जाती। तो ईरान ने बोला कि भले ही हमला कहां पर हुआ, सीरिया में हुआ, बट चूंकि हमारे कॉन्सुलेट पर हुआ है, हमारे जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वो शहीद हुए हैं, तो हम ये मान रहे हैं ये हमला हम पर हुआ। तो गाइस ईरान ने कहा कि हम इसका
इसका जवाब देंगे। और बेटा ईरान ने जवाब दिया भी उसके बाद दोस्तों, ठीक है। ईरान अटैक इजराइल विद द ओवर 300 ड्रोन मिसाइल। तो गाइस ईरान ने क्या किया, कम से कम 300 जो ड्रोन मिसाइल्स हैं उससे हमला किया इजराइल पर। बट दोस्तों ये हमला क्या सफल हो पाया? ये हमला सफल नहीं हो पाया दोस्तों, क्योंकि बेटा इजराइल के पास अपना एक डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। लेकिन दोस्तों उस समय बेटा क्या हुआ, उस समय गाइस यूएस, यूके, फ्रांस और जॉर्डन, बेटा इन लोगों ने भी क्या किया, इजराइल की हेल्प की। मतलब गाइस यूएस के बेटा जो शिप थे आपके, मतलब यहाँ अरब सागर में यहाँ हुआ दोस्तों, तो बेटा जो शिप थे यूएस के थे, यूए थे, जो मतलब आसपास थे इजराइल के, तो बेटा इन लोगों ने भी दोस्तों एंटी डिफेंस सिस्टम, मैं दिखाता हूं आपको ना, देखो ना यहाँ पे दोस्तों, तो यूएस, यूके, जॉर्डन और फ्रांस भी था इसमें, देखो यूएस, ब्रिटेन, जॉर्डन एंड फ्रांस all helped to intercept the massive barrage of drones Iran fired at Israel overnight Saturday according to the official। इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि जॉर्डन ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, यूके ने दोस्तों इन सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, इजराइल को इंफॉर्मेशन भी दी दोस्तों। जितने बेटा मिसाइल इजराइल की रेंज में थे तो आयरन डोम ने खत्म किया, जो बेटा इधर उधर थे उनको दोस्तों यूएस के जो शिप्स थी या यूएई इन्होंने भी मतलब इंटरसेप्ट किया, और जॉर्डन ने भी हेल्प की दोस्तों। तो बेटा इस तरह से क्या हुआ, ईरान का हमला जो है वो नाकाम हो गया। अब इजराइल का हमला नाकाम हो चुका है दोस्तों, उसके बेटा बाद क्या हुआ देखिए। इसके बाद दोस्तों, अच्छा ये तो चल रहा था गाइस, तो इसके बाद बेटा क्या हुआ कि इजराइल ने कोई हमला ईरान पे नहीं किया, लेकिन दोस्तों एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहां पर आई। ईरान के राष्ट्रपति उस समय थे, इनका बेटा नाम क्या था, इब्राहिम रईसी। तो ये जा रहे थे हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने कुछ ऑफिशियल के साथ, और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। ईरान ने कभी नहीं बोला कि इजराइल ने किया, इजराइल ने कभी नहीं बोला कि उसने किया है, बट इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है। देखो भाई, धुआं वही होता है जहां आग होती है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है दोस्तों। इसके बेटा बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ, हमास पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हनैया जो बेटा ईरान में आए थे, तेहरान में थे, और जो दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति जो हैं इनके शपथ के लिए आए थे, ग्रहण समारोह के लिए, तो बेटा इनका भी हो गया एस्टिनेशन हो गया। तो हालांकि इजराइल ने कभी ना कंडेम्ड किया ना बोला कि हमने किया है, बट ईरान ने क्या बोला, ये मोसाद ने किया है और इसका बदला हम लेंगे। ठीक, तो इजराइल ने गाइस, अगर हम ऐसे माने तो इजराइल ने यहां पर एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया। ईरान में घुस के दोस्तों, अब घुस के ही मारा ना भाई, तेहरान में दोस्तों प्रॉपर मतलब एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग में हमला हुआ। अब इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है, हमला कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो इनकी बेटा मृत्यु हो गई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो ईरान ब्लेम इजराइल फॉर किलिंग द हमास लीडर हनैया विद शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल प्रॉमिस रिवेंज। इसका बेटा मतलब ये मिसाइल की बात ही हो रही है, ये बोले कि भाई इजराइल नहीं मारा है, हम इसका बदला लेंगे दोस्तों। अच्छा बदला लेंगे। इसके बाद बेटा क्या हुआ देखो, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, हिजबुल्लाह की बात करते हैं दोस्तों। हिजबुल्लाह भी छोटे मोटे अटैक इजराइल पे कर रहा था दोस्तों। आपने सुना होगा पेजर अटैक दोस्तों, तो बेटा इजराइल मोसाद ने किस तरह से पेजर अटैक किया हिजबुल्लाह पे, मतलब काफी लोग मारे गए दोस्तों, काफी लोग घायल भी हुए। उसके बाद दोस्तों वॉकी टॉकी पर उस पर विस्फोट हुआ, वो सब कहानी आप जानते हैं। तो बेटा इजराइल ने किस तरह से मोसाद के नेटवर्क का यूज करके दोस्तों किस तरह से छोटे छोटे हमले किए पहले हिजबुल्लाह पे, और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, जिसमें दोस्तों हिजबुल्लाह के जो लीडर थे नसरल्लाह, इनकी भी मृत्यु दोस्तों हो गई। और ईरान ने फिर से बोला ये इजराइल ने गलत किया है, हम इसका भी बदला लेंगे। तो बेटा हमास के चीफ मारे गए, हिजबुल्लाह के चीफ मारे गए। उसके बाद बेटा क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों इजराइल बिगिन द ग्राउंड ऑफेंसिव अगेंस्ट हिजबुल्लाह इन द साउदर्न लेबनान। इसके बाद दोस्तों इजराइल की जो फोर्स है ये साउदर्न लेबनान में घुस गई ग्राउंड स्ट्राइक करने के। तो इजराइल ने गाइस फॉर्मली अपनी सेना उतार दी लेबनान में दोस्तों, यानी हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं, इनका पूरा अपना शहर है दोस्तों कंट्रोल, उस पर हमला करना शुरू कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, Israel Defense Force acknowledge some Iranian missile hit air bases, says no major damage caused। इसके बेटा बात क्या होगा, अब चूंकि दोस्तों ईरान ने दो बार ये प्रॉमिस किया था, एक बार हनैया की मृत्यु पर, एक बार नसरुल्लाह की मृत्यु पर, कि हम इजराइल से बदला लेंगे। और बेटा ईरान ने क्या किया, फिर से अपने मिसाइल दागे इजराइल पर। और बेटा इस बार क्या हुआ, इजराइल का जो आयरन डोम है इसने कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए बट कुछ नहीं कर पाया। तो यहां पे बेटा आईडीएफ ने माना है कि इनके जो मिसाइल है ये हमारे एयरबेस पर गिरे हैं, ठीक है, एयरबेस पर गिरे हैं। इसके बेटा बात, अच्छा इधर तो क्या देखो, अब मजे की बात,
यहां ईरान अटैक कर रहा है दोस्तों, और बेटा सेम साइमल्टेनियसली क्या हुआ, 7 किल्ड इन द शूटिंग एंड द नाइफ अटैक इन द टेल अवीव। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के 2 आतंकवादी को हमास के 2 बेटा आतंकवादी घुसे, इन्होंने बेटा टेल अवीव पे फिर से हमला किया, जहां 7 इजरायली मारे गए दोस्तों फिर से। तो इजराइल के लिए भी सोचने की बात है कि अगर वो इस तरह से हमास को, फॉर एग्जांपल हिजबुल्लाह को अगर निस्ता नाबूद कर रहा है, तो फिर ये वॉर रुक क्यों नहीं रही है, ये अटैक रुक क्यों नहीं रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ सुनिए, इसके बाद बेटा जो पीएम है नेतन्याहू जी, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ईरानियन से बोला, ईरान के सिटीजन से, इजराइल स्टैंड विथ यू, यू विल बी फ्री सूनर देन पीपल थिंक। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इजराइल ने बेटा क्या बोला कि हम ईरान की रजीम चेंज करने वाले, यानी जो ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम है हम इसे खत्म करने वाले हैं और यहां पर हम नई सरकार बनाएंगे, ऐसा वादा किया है इजराइल ने दोस्तों, इजराइल ने ईरान के लोगों से। हाँ अच्छा, इसके बाद दोस्तों, तो जब इजराइल पे हमला हुआ ईरान का, तो बेटा इजराइल ने अमेरिका से बात की, और बेटा इजराइल का मन था कि जो ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उस पर हमला करेगा लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। तब दोस्तों इजराइल ने निर्णय लिया कि ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज है हम उस पर हमला करेंगे। दोस्तों जैसे ही ये बात बोली नेतन्याहू जी ने, ईरान ने बेटा क्या बोला कि अगर हमारे ऊपर ऑयल टैंक, हमारे ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ तो हम पूरे मिडिल ईस्ट का जो है ऑयल है वो रोक देंगे। दोस्तों आपको पता है ऑलरेडी रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से एक शॉर्टेज पैदा हुआ है क्रूड ऑयल का, जिससे पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन है दोस्तों। अगर ऐसा होता है, अगर इजराइल ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पे हमला करता है दोस्तों, तो बेटा आप मानना कि पूरे दुनिया में ऑयल क्राइसिस आ जाएगा, जिससे महंगाई बहुत ज्यादा पड़ेगी, आगे बढ़ेंगी, और इसका इंपैक्ट इंडिया पर तो बहुत बुरा पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बेटा इंडिया आज भी अपने जरूरतों का 70% ऑयल इंपोर्ट करता है, और दोस्तों एक बहुत बड़ा पार्ट है ईरान से जो आता है हमारे यहाँ, समझ रहे हैं। तो इंडिया में बेटा महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और दुनिया इसके लिए भी रेडी नहीं है। तो अमेरिका ने, फ्रांस ने, बहुत सारे देशों ने मना कर दिया कि नहीं ये काम नहीं करना है। तो बेटा इजराइल ने अभी तक इसलिए कोई बड़ा हमला नहीं किया है ईरान के ऊपर, बट ये क्या हमला हो सकता है, क्योंकि इजराइल का पूरा मन है कि ईरान की इकोनॉमी को तबाह कर देना है, और वो कैसे बेटा होगा, वो ऑयल से ही हो पाएगा। लेकिन इजराइल के इस कदम से पूरे दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, ये तो श्योर है दोस्तों। अब गाइस हम बात करेंगे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का क्या इंपैक्ट इंडिया पर होने वाला है दोस्तों। देखो पहला इंपैक्ट बेटा मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला गाइस कि पहला इंपैक्ट क्या है कि इंडिया में सबसे पहले इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया जो वो ईरान से ट्रेड करता है, अच्छा खासा ट्रेड करता है दोस्तों। तो बेटा इंडिया इंपोर्ट करता है ईरान से क्रूड ऑयल की बात कर लो, आप गैस की बेटा बात कर लो, इवन सम फर्टिलाइजर्स भी इंडिया इंपोर्ट करता है। अगर दोस्तों ऐसा हमला हुआ तो बेटा इराक, मतलब गाइस आज के टाइम पर जो इंडिया है सबसे ज्यादा वो ऑयल इंपोर्ट करता है इराक से, फिर रशिया से बेटा, फिर ईरान से। तो इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है बेटा, जहां शॉर्टेज पड़ेगा हमारे देश में बहुत बड़ी महंगाई आ जाएगी, ये तो है श्योर दोस्तों। तो पहला केस क्या है कि इंडिया पर मिलेगा इन्फ्लेशन आ जाएगा दोस्तों। दूसरा बेटा क्या, देखो दोस्तों ध्यान से, दोस्तों ये वर्ल्ड का मैप है बेटा। दोस्तों इंडिया के साथ दिक्कत क्या है इसकी बेटा, इंडिया जो है ना, इंडिया बेटा इस साइड में पाकिस्तान आपको दिखाई पड़ रहा है, तो बेटा पाकिस्तान ने गाइस एक तरफ से इंडिया को रोक रखा है कि बेटा इंडिया चाहे अफगानिस्तान की बात करें, अजरबैजान की बात करें, अर्मीनिया की बात करें, यूरोप की बात करें बेटा, तो इंडिया इस साइड से मूव नहीं कर पाता है दोस्तों, ठीक है गाइस। तो बेटा इंडिया ने क्या किया टू काउंटर पाकिस्तान, तो बेटा इंडिया ने ईरान में बेटा चाबहार पोर्ट डेवलप कर दिया है, ईरान में चाबहार पोर्ट, जो बेटा भारत का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और इंडिया ने बेटा अभी ईरान से 10 साल का एग्रीमेंट भी किया है, यानी जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया बनाया भी है और इंडिया उसको रन भी करेगा। तो बेटा हुआ क्या कि इंडिया ने प्लान किया कि भाई चाबहार पोर्ट हम डेवलप करेंगे, अब बेटा चाबहार पोर्ट से ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान, उसके बाद जो और भी देश है हम उसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो इंडिया का एक दोस्तों मैसिव इन्वेस्टमेंट यहां पर है और मैसिव इंटरेस्ट भी है। अगर दोस्तों अगर ये लड़ाई होती है तो चाबहार पोर्ट पर भी बेटा आफत आएगी और हमारे मिलियंस बिलियंस खराब हो जाएंगे, वो तो खराब होंगे दोस्तों, और जो हमारी एंट्री अफगानिस्तान में या किसी और देश में वो भी खराब हो जाए। तो एक दोस्तों इंडिया को इस तरह से इकोनॉमिक लॉस भी होने वाला है। नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट गाइस, दोस्तों आपको बेटा पता है कि बेटा इंडिया और अमेरिका इन लोगों ने बेटा मिलकर एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया दोस्तों, जिसे बेटा हम क्या बोलते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों इसका बेटा मतलब ये है कि गाइस इंडिया और दोस्तों यूरोप ये आपस में कैसे लिंक हो सकते हैं।
तो बेटा यहाँ पर क्या गाइस, हम लोग बेटा एक काम कर रहे हैं दोस्तों, हमारा बेटा क्या है, देखो इसमें गाइस शिप्स भी है, रेल भी है, एक प्रॉपर रूट दोस्तों, जो बेटा इंडिया शुरू होगा, जो कहां पहुंचेगा, यूएई। अब बेटा यू से सऊदी अरेबिया दोस्तों, उसके बाद ये इजराइल जाएगा, हाइफा पोर्ट यहाँ दोस्तों है, हाइफा पोर्ट, तो यहाँ बेटा इजराइल भी है। उसके बाद दोस्तों ये ग्रीस में जाएगा, पूरे यूरोप में। तो बेटा इंडिया कॉरिडोर पे काम कर रहा है ताकि यूरोप में हमारा मतलब कैसे एंट्रेंस हो, एक फास्टेस्ट रूट, जिससे गाइस हमारा ट्रेड बढ़ेगा और काफी तेजी से बढ़ेगा दोस्तों। तो बेटा इंडिया इस पर काम कर रहा है। अगर दोस्तों इजराइल शांत नहीं हुआ दोस्तों, और बेटा इजराइल का ईरान से लड़ाई चलता रहा, तो बेटा हाइफा पोर्ट जो है वो अनस्टेबल रहेगा और बेटा कोई भी देश में निवेश नहीं करेगा। गाइस आपको बेटा पता है कि चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उससे हर देश परेशान है, इवन यूएस भी। तो बेटा यूएस भी इस प्रोजेक्ट को मतलब फंडिंग कर रहा है गाइस, कि मतलब किस तरह से मतलब चाइना को हम काउंटर करें। तो बेटा इसमें बेटा फायदा इंडिया का भी है, यूएई का है, सऊदी अरेबिया, ओमान, इजराइल दोस्तों, यूरोप का, सबका फायदा है। लेकिन गाइस अगर हाइफा पोर्ट अनस्टेबल रहा, तो ना बेटा इसमें इंडिया निवेश कर पाएगा और ना बेटा दुनिया के और देश में निवेश कर पाएंगे, क्योंकि ये एरिया अनस्टेबल है। जिस एरिया में बेटा अनस्टेबिलिटी होती है, वहां पर कोई पैसे नहीं लगाता, तो ये प्रोजेक्ट हमारा और डिले होता जाएगा दोस्तों। ठीक, तीसरी बात है। अब बेटा तीसरी बात क्या है, चाइना, ईरान और रशिया का नेक्सस। देखो बहुत सिंपल सी बात है, दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है दोस्तों। बेटा ईरान का दुश्मन कौन है, अमेरिका है, और बेटा अमेरिका का दुश्मन कौन है, रशिया है दोस्तों, और चाइना भी है गाइस। तो गाइस कहने का मतलब कि बेटा रशिया का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट चाइना में है। रशिया ने ऑलरेडी बहुत पैसे निवेश किए चाइना ईरान में दोस्तों, और बेटा रशिया ने बहुत सारे वो भी वेपन दिए हैं ईरान को दोस्तों। इवन गाइस अभी क्या हुआ, अभी जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, तो बेटा ईरान ने भी हेल्प की रशिया की, ड्रोन देकर अपने। तो रशिया का और ईरान का एक नेक्सस स्ट्रांग है गाइस। उसके बाद दोस्तों चाइना, देखो गाइस मैंने आपसे बेटा बोला कि इंडिया ईरान में निवेश कर रहा है अपना पैसा, और चाइना भी निवेश कर रहा है दोस्तों। अब गाइस दिक्कत ये है कि इजराइल हमारा एक बड़ा ही अच्छा दोस्त है। अगर बेटा कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हो जाता है कि अगर भारत को किसी एक को चुनना पड़ा, ईरान को या इजराइल को दोस्तों, अगर बेटा भारत ने इजराइल को चुना, तो बेटा कहीं ना कहीं ईरान में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो चाइना उठा ले जाएगा। क्योंकि चाइना भाई, दो सिंपल सी बात, चाइना का स्टैंड एंटी यूएस है, आपको पता है दोस्तों। तो बेटा हर हाल में अगर लड़ाई हुई, तो चाइना डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान को ही सपोर्ट करेगा, वो भी रशिया कहने पर। अब दोस्तों भाई इजराइल हमारा दोस्त है, रशिया भी हमारा दोस्त है। अब दोस्तों अगर रशिया जो है वो ईरान से खड़ा होता है, तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी हमारे। तो बेटा कहने का मतलब क्या, अभी आप देख रहे हो गाइस कि चाइना और इंडिया के बीच में अभी जो बर्फ जमी थी पिघल रही है। अभी दोस्तों इंडिया ने, चाइना ने जो है वो डिसएंगेज करना शुरू किया अपने सोल्जर्स को। तो हम एक अच्छे रूट पे जा रहे हैं। मैंने हमेशा बोला आपसे, अगर दोस्तों हम अपने बॉर्डर्स पे ही खर्च देंगे पैसे, मतलब डिफेंस के लिए, चाइना अगेंस्ट पाकिस्तान, तो जो पैसा बेटा डेवलप नहीं खर्च होना चाहिए था, वो कहीं हो जाएगा। तो बेटा अगर ये एरिया शांत होगा, तो उससे इंडिया को ही फायदा होगा। तो अभी चाइना में दोस्तों, रशिया में, इंडिया में थोड़ी मतलब दोस्ती बढ़ रही है। अब कहने का मतलब अगर ये हो गया दोस्तों, तो आप ये शर्त मान लीजिए कि बेटा कहीं ना कहीं रशिया और इंडिया के बीच में रिलेशन भी खट्टे हो सकते, जो हमारे लिए बड़ा गलत होगा दोस्तों। तो बेटा भारत को इकोनॉमिक तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से भी सोचना पड़ेगा, हमें कैसे इसमें रिएक्ट करना है। सो गाइस ये था बेटा हमारा आज का वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों एक बात और गाइस, तो गाइस फेस्टिवल का भी सीजन चल रहा है, तो गाइस दशहरा के मौके पे अनअकैडमी आपको दे रहा बेटा फ्लैट 30% डिस्काउंट ऑन द बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन। और बेटा 30% डिस्काउंट तो है ही है, प्लस गाइस अगर आप 12 मंथ के लिए अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो, तो आपको 6 मंथ के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या है, आपको बस 1 साल के लिए फीस पे करनी है 2799, जिसमें दोस्तों 1 साल तक जितने कोर्स हमारे आएंगे सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। आप बेटा किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप लाइव पढ़ लो, आप रिकॉर्ड पढ़ लो, आप मॉक टेस्ट लगा लो, सब कुछ आपको बेटा फ्री मिलेगा। यहाँ दोस्तों मैथ पढ़ाते हैं अरुण सर, रीजनिंग पढ़ाते हैं पुनीत सर, इंग्लिश पढ़ाते हैं विशाल सर, मैं पढ़ाता हूँ जीए। तो आपको एक कंप्लीट टीम भी मिल जाएगी दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और अगर कोई टॉपिक ऐसा है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, उस पर भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।